दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 अक्टूबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह से छड़ और सीमेंट के दाम आसमान छूने लगे हैं। जहां छड़ के दाम में प्रति क्विंटल 800 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, वहीं सीमेंट के दाम 20 रुपए प्रति बोरी तक बढ़े हैं। घर बनाने वाले सामानों के दाम बढ़ने से मकान बनाने वाले लोगों का बजट बिगड़ गया है। कई लोगों ने तो बढ़ती महंगाई को देखकर फिलहाल काम बंद कर दिया है। जी हां, पिछले 6 माह से छड़, सीमेंट और अन्य घर बनाने वाले सामानों के दाम सामान्य थे, लेकिन बारिश थमने के साथ अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह से ही निर्माण सामग्रियों के दाम में भारी उछाल आया है। यानी कि घर बनाने वाले सामानों के दाम में भारी उछाल आया है। अब घर बनाने वाले लोगों का बजट बिगड़ गया है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस ने एक छात्र को गिरफ्तार किया है जो पिछले कई महीनों से नामी स्कूल के छात्रों को परेशान कर रहा था। आरोपी आईआईटी खड़गपुर का छात्र है और वह लड़कियों को ऑनलाइन परेशान करने के लिए उच्च तकनीक का इस्तेमाल करता था। दिल्ली के उत्तरी जिले के साइबर सेल ने साइबर स्टॉकिंग के आरोप में बिहार के पटना के रहने वाले 19 साल के महावीर नाम के छात्र को गिरफ्तार किया है। यह छात्र पर आरोप है कि वह दिल्ली के एक नामी स्कूल की 50 से अधिक छात्राओं और महिला शिक्षकों को ऑनलाइन परेशान कर रहा था। जहां आरोपी छात्र नाबालिग छात्रों के फर्जी इंस्टाग्राम खाते बनाकर उनके दोस्तों से संपर्क किया करता था और उन्हें ब्लैकमेल करता था। जहां वह लड़कियों की फर्जी अश्लील तस्वीरें भेजकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। यही नहीं, उसने तकनीक का इस्तेमाल छात्रों की ऑनलाइन क्लास में भी शामिल होने के लिए किया। जहां बताया जाता है कि दिल्ली के सिविल साइंस इलाके के स्कूल प्रशासन ने पुलिस से शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि छात्रों की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें सोशल मीडिया पर डाला गया है। पुलिस ने अपनी जांच के दौरान पीड़ित छात्रों, शिक्षकों और अन्य अभिभावकों से बातचीत की। जब पुलिस को पता चला है कि आरोपी छात्रों से संपर्क करने के लिए वर्चुअल व्हाट्सएप नंबर, फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फर्जी कॉलर आईडी का इस्तेमाल आरोपी कर रहा था। दोस्तों बिहार में इंटर पास होने वाली लड़कियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश सरकार इंटर पास लड़कियों के खाते में 25-25 हजार रुपए भेजेगी। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां चल रही है। खबर के अनुसार बिहार के करीब 4,12,469 इंटर पास अविवाहित लड़कियों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत अगले सप्ताह के अंदर 25-25 हजार रुपए डीबीटी के माध्यम से लड़कियों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। आपको बता दूं कि इसके लिए बिहार शिक्षा विभाग ने 400 करोड़ रुपए सभी जिलों को जारी कर दिया है। साथ ही साथ लड़कियों के बैंक खाते में पैसा भेजने के आदेश भी दे दिए हैं। बहुत जल्द इंटर पास लड़कियों को 25-25 हजार रुपए की राशि मिलेगी। जहां इससे पहले बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटर पास लड़कियों को 10-10 हजार रुपए दिया जाता था, लेकिन अब बिहार मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25-25 हजार रुपये दिया जा रहा है। दोस्तों बिहार पंचायत चुनाव 2021 में तीसरे चरण के तहत शुक्रवार को बिहार के 35 जिलों के 50 प्रखंडों के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बात करें कोसी, सीमांचल और पूर्व बिहार की, तो यहां के 12 जिलों के 16 प्रखंडों में वोटिंग हुई। जहां अररिया के रानीगंज प्रखंड में 3594 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद किया गया। 2,58,376 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 461 मतदान केंद्र बनाए गए थे। वहीं पूर्णिया के भवानीपुर प्रखंड में 12 पंचायतों में मतदान संपन्न हुआ, जिसमें 164 मतदान केंद्र पर 78,265 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दोस्तों बिहार में पुलिस को पीटकर कोर्ट से 2 कैदियों के भाग जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद से पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। भागे गए दोनों कैदियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, लेकिन फिलहाल इस घटना की चर्चा हर तरफ हो रही है। साथ ही पुलिस वालों की खूब किरकिरी भी हो रही है। मामला बिहार के बक्सर जिले का है। मिली जानकारी के अनुसार बक्सर सिविल कोर्ट से 2 कैदी पुलिस के साथ मारपीट करके हथकड़ी खोलकर फरार हो गए। जब फरार आरोपी के खिलाफ नगर थाना में धनसोई पुलिस के साथ मारपीट करके कोर्ट से फरार होने का मुकदमा दर्ज कराया गया है।
दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति की 50,000 से ज्यादा की आबादी वाले प्रखंडों में SC/ST मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अधिकारियों को कहा गया है कि भूमि की उपलब्धता, विद्यालय का मॉडल सहित अन्य जरूरी चीजों का आकलन कर लें। साथ ही उन्होंने SC/ST छात्र छात्राओं को उनके लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं का बेहतर लाभ देना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आवासीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए दीदी की रसोई के माध्यम से मेस चलाया जा सकता है। दोस्तों देश भर में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में दूसरे राज्यों में काम करने गए लोगों के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, क्योंकि त्योहार के सीजन में ट्रेन में टिकट उपलब्ध न होने की समस्या से लोग परेशान रहते हैं। वहीं उन यात्रियों की परेशानी हल करने के लिए रेलवे ने ये निर्णय लिया है। इसीलिए दिल्ली से 10 अक्टूबर से स्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही है। अभी 8 ट्रेनों की घोषणा की गई है, आगे इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि ट्रेनों में कुछ डिब्बे रिजर्व रखे जाएंगे, उन्हें जरूरत पड़ने पर अंतिम समय में यात्रियों को देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। त्योहार स्पेशल ट्रेन केवल कुछ समय सीमा के लिए चलाई जाती है। इसके अलावा कुछ क्लोन ट्रेनें चलाई जाएगी, जिन्हें व्यस्त रूटों पर आगे भी यात्री उपयोग कर सकेंगे। दोस्तों बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साधनों से जोड़ने की कवायद तेज कर दी है। सरकार जल्द ही बिहार में एक बार फिर से कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र को शुरू करने की जा रही है। इन केंद्रों पर युवाओं को उनके कौशल के हिसाब से प्रशिक्षण किया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण के पूरे होने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आपको बता दूं कि इससे पहले भी ये केंद्र बिहार में चल रहे थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद से इन्हें बंद कर दिया गया था। कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र को बिहार सरकार अपने साथ निश्चय आर्थिक हल युवाओं को बल योजना के तहत फिर से शुरू करने जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत 15 से लेकर 25 साल के युवाओं को हिंदी और अंग्रेजी बोलने समझने के साथ लिखना और बोलना भी सिखाया जाएगा। साथ ही कंप्यूटर का बुनियादी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सरकार ने एक बार फिर से प्रशिक्षण केंद्र खोलने की तैयारी कर ली है। सरकार इस बार इन केंद्र को ब्लॉक स्तर पर खोलने जा रही है। कोरोना के कारण इन केंद्र को बंद कर दिया गया था। हालांकि कई केंद्र खुलकर शुरू भी हो गए हैं। बिहार में वर्तमान में 1754 केंद्र चल रहे हैं। इन केंद्र में 12 लाख से अधिक स्टूडेंट निबंधन करवा चुके हैं। दोस्तों पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर सामने आई है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको पीएम किसान योजना का पैसा सरकार को वापस करना होगा। बिहार सरकार के द्वारा ऐसे किसानों की सूची डीबीटी एग्रीकल्चर की वेबसाइट पर पीएम किसान रिकवरी लिस्ट डाल दिया है, जिन्हें पीएम किसान योजना के तहत मिली किस्त को वापस करनी होगी। यदि आपका नाम भी पीएम किसान पैसा वापसी सूची में है, तो फिर आपको पीएम किसान के तहत मिला हर किस्त का पैसा बिहार सरकार को वापस लौटाना होगा। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा डीबीटी बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर आयकर दाता किसान की सूची अपलोड की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आयकर देने वाले किसान पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसीलिए ऐसे किसान जिन्होंने पहले पीएम किसान योजना के तहत कोई भी राशि पाई थी और वह आयकर दाता हैं, तो फिर उन्हें लिए गए पैसे बिहार सरकार को वापस करना होगा। इसके साथ ही बिहार सरकार ने आयकर दाता किसानों की सूची भी डीबीटी बिहार के पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। ऐसे किसान जो पीएम किसान योजना के पात्रता मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं और धोखे से आवेदन करके धोखाधड़ी के जरिए पीएम किसान योजना के पैसे ले लिए हैं, उन्हें ये पैसे बिहार सरकार या फिर केंद्र सरकार को वापस लौटाना होगा। यदि ये पैसा किसान नहीं लौटाते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। दोस्तों बीते 3 दिनों से लगातार दिन रात का पारा चल रहा है। तापमान में हो रही बढ़ोतरी से न केवल दिन बल्कि रात में गर्मी बढ़ गई है। इस पर आंशिक रूप से छाए बादलों ने उमस को और ज्यादा बढ़ा दी है। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण गर्मी और उमस में वृद्धि हुई है। आज से आसमान साफ होने की संभावना है। जब दिन के पारे में वृद्धि होगी, 10 अक्टूबर को दिन का पारा 37 डिग्री तो रात का पारा 28 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना है। दोस्तों बिहार की महिलाओं के लिए एक खुशखबरी आई है। दरअसल बिहार सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास कॉर्पोरेशन में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.wdc.bis.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2021 रखी गई है।
दोस्तों बिहार में 500 करोड़ रुपए के सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी में से एक विपिन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने विपिन कुमार को गिरफ्तार किया है। घोटालेबाजों ने 2008 से 2014 के बीच 557 करोड़ रुपए सरकारी खातों से निकालकर एक एनजीओ सृजन महिला विकास सहयोगी समिति लिमिटेड के खाते में डाल दिए थे। इसी संस्था के अकाउंट से सरकारी पैसों की बंडरबांट कर ली गई। सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू करने को लेकर अब तक तत्कालीन जिलाधिकारी केपी रमैया समेत 60 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इस घोटाले में भागलपुर के तत्कालीन उप समाहर्ता विजय कुमार, नाजिर अमरिंदर यादव के अलावा सृजन के पूर्व सचिव स्वर्गीय मनोरमा देवी के नाम भी शामिल है। दोस्तों देश में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए बच्चों को ऑनलाइन क्लास के जरिए ही पढ़ाने पर फोकस है। हालांकि शिक्षा मंत्रालय की ओर से जो रिपोर्ट पेश की गई है उससे स्कूलों की कोशिश नाकाम साबित होती दिखाई देती है। यह शिक्षा मंत्रालय की ओर से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके मुताबिक देश के 7 बड़े राज्यों असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के 40 से 70% स्कूली बच्चों के पास डिजिटल डिवाइस मौजूद नहीं है। यह रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020-21 में स्कूल से जुड़े जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ राज्यों में ऑनलाइन क्लास करने में बच्चों को दिक्कतें आ रही है। यह रिपोर्ट के मुताबिक इन राज्यों में बच्चों के पास अभी भी स्मार्टफोन और टेलीविजन सेट न होने के कारण उन्हें पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब बुधवार को जारी रिपोर्ट को 28 राज्यों में से 22 और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 7 केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। दोस्तों त्योहारों के इस मौसम में बिहार के अंदर बिजली का संकट पैदा हो गया है। जब बिजली इकाइयों को कोयले की सप्लाई प्रभावित हुई है, लिहाजा उत्पादन में कमी आ गई है। बिजली घरों में कोयला संकट गहराने के कारण ये हालात पैदा हुए हैं, जिसका नतीजा है कि बिहार को 20 से 25% कम बिजली की सप्लाई मिल पा रही है। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि बिहार के सभी जिला मुख्यालय को छोड़कर अन्य इलाकों में बिजली का संकट पैदा हो गया है। छोटे शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा गहरा सकता है। बिजली संकट से निपटने के लिए बिजली कंपनी बाजार से महंगे दर पर बिजली खरीदकर सप्लाई करने में जुटी हुई है। बाजार से 16 से 20 रुपए प्रति यूनिट बिजली ली जा रही थी। देर शाम तक बिहार में 5000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही थी, जबकि कुल डिमांड 6000 मेगावाट से अधिक है। हालांकि राहत की बात यह है कि रात के वक्त इसकी डिमांड घट गई। फिलहाल पटना और दूसरे बड़े शहरों को छोड़कर बाकी अन्य शहरों और ग्रामीण इलाकों में बिजली की कटौती करनी पड़ रही है। बिजली कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक रोटेशन के आधार पर बिजली की कटौती की जा रही है। कांटी थर्मल पावर प्लांट फिलहाल ठप है और एनटीपीसी कहलगांव में भी उत्पादन पहले से कम हो गया है। दोस्तों शनिवार 9 अक्टूबर को अमीर शरीयत का चुनाव है, यानी कि आज, जिस पर देश भर की निगाहें हैं। इमारत शरिया के 100 साल के इतिहास में पहली बार अमीर शरीयत का फैसला वोटिंग से होगा। शनिवार की शाम यानी कि आज की शाम तक चुनाव परिणाम आने की उम्मीद है। अंदर से माहौल शांतिपूर्ण है पर बाहर की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि सर्वसम्मति से अमीर चुनने के प्रयास भी तेज हैं। समाचार पत्रों से लेकर सोशल मीडिया तक अमीर शरीयत पर आम सहमति बनने की अपील की जा रही है। चुनाव को लेकर फुलवारी शरीफ में स्थित अमीर शरीयत में गहमा गहमी बना हुआ है। इसके सभी स्टाफ की छुट्टी 10 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई है। 851 सदस्य अमीर शरीयत को चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देश भर में फैले वोटरों का आना शुरू हो गया है। शुक्रवार की देर रात हैदराबाद से मौलाना खालिद सफीउल्लाह रहमानी पटना पहुंचे। वे अमीर शरीयत के सशक्त उम्मीदवार भी हैं। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे पर उनके समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दोस्तों बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रही है। इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर ये दोनों सीटें ऐसी हैं जहां उपचुनाव होना है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने नेताओं को मैदान में उतार दिया है। वही निर्वाचन आयोग ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ने भी चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली है। इसे लेकर नामांकन, चुनाव प्रचार या फिर मतगणना के बाद कोई जुलूस उम्मीदवार नहीं निकाल सकेंगे। ऐसा करने पर उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बिहार विधानसभा में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। आरजेडी ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन आरजेडी की इस सूची में लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी बेटी मीसा भारती का नाम नहीं है। इस सूची में नाम नहीं होने से तेज प्रताप यादव ने अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जब तेज प्रताप यादव अब कुशेश्वर स्थान पर कांग्रेस प्रत्याशी अतिरेक कुमार के पक्ष में प्रचार करेंगे।
जब बिहार में 30 अक्टूबर को तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर उपचुनाव होना है। इससे पहले सियासी पार्टियां अपने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर रही है। इसी कड़ी में आरजेडी की जारी लिस्ट में तेज प्रताप यादव का नाम नहीं है, जिससे नाराज तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस के लिए वोट मांगने का ऐलान कर दिया है। जब कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस प्रत्याशी अतिरेक कुमार के पिता और बिहार की कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार ने गुरुवार को तेज प्रताप यादव से मुलाकात की और इस महत्वपूर्ण मुलाकात के बाद बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव अतिरेक कुमार के पक्ष में प्रचार कर सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि पटना हाईकोर्ट से नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, जब पटना उच्च न्यायालय ने टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों संघ को अंतरिम राहत दी है और कहा है कि पिटिशनर्स अभी प्रधान शिक्षक के लिए परीक्षा दे सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए टीईटी को अनिवार्य करने की मांग हो रही थी। टीईटी एसटीईटी पास नियोजित शिक्षकों संघ ने प्रधान शिक्षक नियुक्त नियमावली को पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया और उसमें सुधार की मांग की है। यह केस में पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत संघ को दी है। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जब देश की राजधानी पटना समेत सभी महानगरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे और डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। आपको बता दूं कि पिछले मंगलवार से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होना शुरू हुआ था। इस बीच हफ्ते में 2 दिन सिर्फ दाम स्थिर रहे थे। इसके अलावा हर दिन कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। पिछले 11 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वही डीजल 3 रुपये 50 पैसे तक महंगा हो गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले तोहफे और उपहारों की नीलामी गुरुवार को आखिरी दिन था। संस्कृति मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम को ई नीलामी को समाप्त कर दिया गया है। ई नीलामी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तोहफे में मिले धार्मिक कलाकृतियों ने लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित किया है। जहां संस्कृति मंत्रालय का कहना है कि ई नीलामी में टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के भाले की सबसे ज्यादा बोली लगाई गई है। जब बताया जा रहा है कि नीरज चोपड़ा ने जिस भाले से ओलंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, उसे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तोहफे में किया था। जी, नीरज चोपड़ा के भाले के लिए सबसे ज्यादा 1.5 करोड़ रुपए की बोली लगी। वहीं सरदार पटेल की मूर्ति के लिए सबसे अधिक 140 बार बोली लगाई गई। इसके साथ ही लकड़ी से बनी गणेश की प्रतिमा के लिए 117 बार बोली लगाई गई थी, जिसके बाद 104 बार बोली पुणे मेट्रो लाइन के एक स्मृति चिन्ह और 98 बार बोली विजय मशाल के स्मृति चिन्ह के लिए लगाई गई। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के आयोजकों ने इस बार ममता बनर्जी के लिए मूर्ति को पंडाल में स्थापित किया है। जब पंडाल में ममता बनर्जी की एक बड़ी मूर्ति लगाई गई है, जिसके दुर्गा की तरह 10 हाथ भी बनाए गए हैं। ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई 10 योजनाओं को दिखाते हुए मूर्ति को 10 हाथ दिए गए हैं। जब पंडाल उत्तर 24 परगना के नजरुल पार्क उन्नयन समिति बाईहाटा में स्थित है। इस मूर्ति को फाइबर ग्लास से बनाया गया है। मूर्ति में ममता बनर्जी ने एक सफेद साड़ी पहनी हुई है और बिस्वा बंगला का लोगो भी है। पंडाल थीम आर्टिस्ट ने बताया है कि सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पंडाल को पूरे करने में उन्हें लगभग 1.5 महीने लग गया। दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में टकराव की खबर है। जहां अरुणाचल प्रदेश में बीते सप्ताह भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए और सीमा विवाद को लेकर एक दूसरे से भिड़ गए। हालांकि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद मामला सुलझ गया। माना जा रहा है कि चीन की सेना ने जब सीमा लांघी तो भारतीय सेना ने चीन के करीब 200 सैनिकों को LAC के पास रोका और खदेड़ दिया। सेना के सूत्रों की माने तो बीते सप्ताह अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भारत और चीन के सैनिक पेट्रोलिंग के दौरान आमने सामने आ गए थे और एक दूसरे से भिड़ गए थे। यह घटना पिछले सप्ताह की है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है। आपको बता दूं कि आशीष के खिलाफ हत्या के साथ ही अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जब पुलिस का कहना है कि आशीष ने ना तो कोर्ट में सरेंडर किया है और न ही पुलिस के सामने आए हैं, जब ना ही उन्होंने पुलिस को कोई बयान दर्ज करवाया है। इसी बीच पुलिस ने लखीमपुर खीरी में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर पर नोटिस भी चपसा है। इस नोटिस में उनके बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस लाइन की विशेष अपराध संख्या में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। जब नोटिस में कहा गया है कि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित
मौखिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करें और अपना बयान दर्ज कराएं। दूसरी तरफ सुनने में आ रहा है कि आशीष मिश्रा देश छोड़कर भाग गए हैं और वे देश छोड़कर नेपाल चले गए हैं। दोस्तों, लोकतंत्र में चुनाव को महापर्व माना गया है। इस महापर्व की लोगों की नजरों में कितनी महत्व है, इसकी तस्वीर नवादा में देखने को मिली, जब मतदान केंद्र बदले जाने के बाद 2 घंटे नाव की सवारी करके लोग मतदान करने अपने बूथ पर पहुंचे। यह मामला रसोई के हरदिया डैम के समीप परतोनिया गांव का है। यहां मतदाता नाव से वोट देने के लिए अपने बूथ रजौली में स्थित सतगिर पहुंचे। दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी में हाशिए पर दिख रहे हैं। आरजेडी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने उनके पार्टी छोड़ने की बात तक कह दी है। इस संबंध में ना तो लालू परिवार ने और न ही तेज प्रताप यादव ने कोई बयान दिया है। हालांकि अब तेज प्रताप यादव ने अपने नए सियासी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। उनके अनुसार वे पिता लालू प्रसाद यादव के नाम पर जयप्रकाश आंदोलन की तर्ज पर लालू प्रसाद आंदोलन करने जा रहे हैं। जब वे जेपी आवास में तय करेंगे कि इस आंदोलन को कैसे बढ़ाना है। जब तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर आयोजित छात्र जनशक्ति परिषद की बैठक में इसकी घोषणा की है। उन्होंने अपने संबंध में एक राज खोलते हुए ये भी बता दिया है कि वे कैप्टन तेज प्रताप यादव हैं। छोटा हवाई जहाज उड़ा चुके हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वे 11 अक्टूबर को शांति मार्च निकालकर पटना गांधी मैदान से खाली पैर जेपी आवास चरखा समिति तक जाएंगे। सरकार जेपी आवास से आंदोलन की अनुमति नहीं देगी, लेकिन किसी को डर कर भागना नहीं है। जनशक्ति परिषद के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे किसानों का साथ देंगे, जेल भरो अभियान चलाएंगे तथा लाठी भी खाएंगे। लाठीचार्ज में घायल युवाओं का इलाज कराने के लिए डॉक्टरों की टीम भी बनाएंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे किसानों को अधिकार दिलाकर रहेंगे। दोस्तों, सिक्किम के गंगटोक में संपन्न हुए राज्य स्तरीय बाल बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार के पुरुष और महिला टीम जमालपुर के रोशनी और सागर राज के बेहतर प्रदर्शन पर टीम चैंपियन हुई। जिले से लेकर बिहार का नाम दोनों ने रोशन किया। इधर सिक्किम से लौटने के बाद दोनों खिलाड़ियों का भव्य स्वागत माउल स्टेशन जमालपुर में शहर वासियों और खेल प्रेमियों ने किया। जब गाजे बाजे के साथ दोनों खिलाड़ियों को उनके घर तक पहुंचाया गया। इस बीच जगह जगह पर शहरवासियों ने शहर की बेटी खिलाड़ी रोशनी और बेटा सागर राज को फूल माला बुके भेंट करके बधाई भी दिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कांग्रेस विधायक ने 500 और 2000 रुपए के नोट से गांधी जी की फोटो को हटाने की मांग की है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के विधायक भारत सिंह कुंदनपुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि 500 और 2000 रुपए के नोटों से राष्ट्रपिता पिता महात्मा गांधी जी की फोटो को हटाया जाए। नोटों का इस्तेमाल भ्रष्टाचार और रिश्वतखोर के लिए किया जाता है। इसके पीछे उन्होंने दलील दी है कि इन नोटों का इस्तेमाल भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के लिए किया जाता है और इसे उन्होंने महात्मा गांधी जी का अपमान बताया है। खास बात यह है कि कांग्रेस के विधायक राज्य में अपनी पार्टी की सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार के मामले को उजागर कर रहे हैं। जब विधायक के मुताबिक जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2020 तक भ्रष्टाचार के 616 मामले दर्ज किए गए हैं, यानी कि औसतन हर दिन 2 भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं। ऐसे में उन्होंने गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है और बड़े मूल्य के इन नोटों से महात्मा गांधी जी की फोटो हटाने की अपील की है। जब विधायक ने कहा है कि गांधी जी की फोटो 5, 10, 20, 50, 100 और 200 के नोटों में होनी चाहिए। उनके मुताबिक इन नोटों का अधिक प्रयोग गरीब करते हैं और गांधी जी ने गरीब और बेसहारा लोगों के लिए काम किया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खत में उन्होंने लिखा है कि मेरी सलाह है कि गांधी की फोटो का इस्तेमाल 500 और 2000 रुपए के नोटों में न हो। दोस्तों, सावरकर को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अलग अलग राय रखते हैं। जब कोई उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वीर सावरकर बुलाता है, तो कोई अंग्रेजों को दिए गए माफीनामे के सहारे उन्हें बुज़दिल और अंग्रेजों से मिला हुआ साबित करने की कोशिश करता है। इस बार सावरकर पर आरजेडी और बीजेपी में वार छिड़ गई है। गुरुवार को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने ट्विटर पर लिखा है कि गद्दार सावरकर के संगी डरपोक कार्यकर्ता, जिन्हें ना इतिहास की जानकारी है और न वर्तमान की, ये कथित जन्मजात सर्वश्रेष्ठ लोग सदा से पीठ दिखाकर देश से गद्दारी करते आए हैं। नमक हरामी इनके खून में है। दरअसल मामला यह है कि दिल्ली में हिंदू सेना के लोग अकबर रोड का नाम बदलकर सम्राट हेमू विक्रमादित्य मार्ग करने पहुंचे। इसी दौरान मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पुलिस को देखते ही सरपट भाग खड़े हुए। इसी के बहाने आरजेडी ने सावरकर पर हमला बोला। इसी के जवाब में बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने पलटवार करते हुए कहा कि जो दल राजनीतिक सत्ता प्राप्ति को अकुल संपत्ति अर्जित करने का माध्यम बनाती हो,
जिस पार्टी का नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सजा काटने को स्वराज कहता हो, उस राजनीतिक दल और उसके नेताओं से भारतीय इतिहास पर प्रवचन नहीं चाहिए। दोस्तों, राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा तंज कसते हुए कहा है कि जरूरी वस्तुओं की आसमान छू रही कीमतों के कारण आपने लोगों को बेहाल कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामान, एलपीजी का दाम बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते दाम को लेकर त्योहार का मौसम फीका कर दिया है। धन्यवाद मोदी जी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक खबर भी पोस्ट की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। 11 दिन में 2.5 रुपये पेट्रोल और डीजल 3 रुपये महंगा हो गया है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को एमपीसी यानी कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक में हुए फैसलों का ऐलान किया है। जहां आरबीआई ने ऐलान किया है कि ऑफलाइन पेमेंट की व्यवस्था को पूरे देश में उपलब्ध किया जाएगा। जहां ऐलान के मुताबिक जिन ग्राहकों को इंटरनेट कनेक्टिविटी में परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे वे ऑनलाइन मोड जैसे कि यूपीआई, आईएमपीएस, आरटीजीएस आदि का इस्तेमाल करके भुगतान नहीं कर पाते हैं, वे अब ऑफलाइन भुगतान की व्यवस्था का पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आईएमपीएस सर्विस को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। अब ग्राहक एक दिन में 5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इससे पहले ये लिमिट 2 लाख रुपए थी। आपको बता दूं कि भारत में ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से कहीं भी कभी भी पैसे भेजे जा सकते हैं, लेकिन पैसे भेजने के तरीके अलग अलग हैं। दोस्तों, बिहार के सुपौल जिले में गुरुवार को कोसी नदी में नहाने गए 4 युवक नदी की तेज धार में बह गए। जहां घटना के तुरंत बाद पानी की तेज धार में बह रहे युवकों को ग्रामीण ने नाव की मदद से बचाया, जबकि एक 22 वर्षीय युवक का अब तक पता नहीं चल सका। जहां स्थानीय गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम उनके खोजबीन में जुटे हुए हैं। कल देर रात शाम तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अंधेरा होने के बाद उसे बंद कर दिया गया। आज सुबह से सर्च ऑपरेशन जारी है। घटना रतनपुरा थाना क्षेत्र के नरपत पट्टी पास की है। जहां लापता युवक की पहचान 22 वर्षीय नीतीश कुमार मेहता के रूप में की गई है, जो जिले के सातनपट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 8 का रहने वाला है। दोस्तों, ग्रामीण इलाकों की सड़कों को मेंटेन करने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी आपको बता दूं कि ग्रामीण इलाकों की सड़कें हर साल बनती है और हर साल टूट जाती है, लेकिन अब सरकार ग्रामीण इलाकों की सड़कों को बनाने के लिए 5 नहीं बल्कि 10 साल पर टेंडर करेगी। जब बिहार सरकार ग्रामीण सड़कों को मेंटेनेंस के लिए बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2021 तैयार कर रही है। जहाँ इसी महीने इस नीति को कैबिनेट से मंजूरी के लिए ग्रामीण कार्य विभाग प्रस्ताव बना रहा है। बिहार सरकार सभी टोलों गाँव में सड़कों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करवा रही है। दोस्तों, बिहार क्रिकेट की हालात किसी से छिपी नहीं है। जो थोड़ी बहुत छवि बची हुई है उसे भी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी बर्बाद करने पर तुले हैं। जहां बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के गेस्ट हाउस में अधिकारी शराब पार्टी करते हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब बीते गुरुवार को पाटलिपुत्र थाने की पुलिस ने गेस्ट हाउस में छापेमारी की। इस दौरान बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जनरल मैनेजर नीरज सिंह उर्फ नीरज राठौर को शराब पीते गुरुवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। जब वे बीसीए यानी कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के गेस्ट हाउस के एक कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे और हंगामा कर रहे थे। सूचना मिलने पर पाटलिपुत्र थाने की पुलिस पहुंची और कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 1 बोतल शराब और अन्य सामान बरामद किया। गेस्ट हाउस से पुलिस 5 और लोगों को हिरासत में लेकर थाने पहुंची थी। जब थाने में सभी की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई, लेकिन कोई भी शराब के नशे में नहीं मिला। दोस्तों, संविदा पर पंचायतों में बहाल कार्यपालक सहायकों की नौकरी पक्की होने जा रही है। जहां अब उन्हें बार बार संविदा विस्तार की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम सरकारी सेवकों की तरह वे भी एक बार बहाल होने के बाद 60 साल की उम्र तक सेवा में बने रहेंगे। जब पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कार्यपालक सहायकों को अस्थायी सरकारी सेवकों की तरह अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।